वेलकम बैक व्यूअर्स। मियाँ जावेद साहब, भारत एक तरफ इश्तियाल अंगेजी बॉर्डर पे फिर दोबारा हमारे शहरियों को शहीद कर रहा है, बिल्कुल मासूम शहरी जिनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके ऊपर फायरिंग कर रहा है। 11 साल का बच्चा कल उन्होंने शहीद कर दिया है, खातून को शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ भारत के अंदर आप ये देखिए कि कोरोना की वैक्सीन जो कि जानवरों पे जिसके ट्रायल होने चाहिए थे वो इंसानों पे ट्रायल कर रहा है। मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है भारत के अंदर। पहले तो खाली कश्मीर में मुश्किल थी, अब तो पूरे भारत में मुश्किल है। किसी जगह पे कहीं पे गाय का गोश्त कट जाए तो वो इंसानों को ज़बह कर देते हैं, पूरी पूरी बस्तियां जला देते हैं। भारतीय हुकूमत जो कि आरएसएस के एजेंडे पे चल रही है, अवाम उनकी अच्छी है, अवाम उनकी इस किस्म की नहीं है, लेकिन हुकूमत उनकी, रेजीम उनकी इतनी खतरनाक है। मियाँ साहब, योर टेक ऑन इट। देखें जी, भारत ने पिछले 72 साल में आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, जबकि एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है पाकिस्तान, एटमी पावर बन चुका। भारत ने तो बांग्लादेश को भी तस्लीम नहीं किया, नेपाल को भी तस्लीम नहीं किया, अपने हर हमसाये के साथ पंगा लिया हुआ। हाँ, वो देखिए छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी वो पंगे ले रहा है। और आज की दिन तक मोर देन 1000 से ज्यादा वो दफा LOC की खिलाफ वर्जी कर चुका है और हमारे नर्थिक कश्मीरियों पर जो है वो जुल्म के पहाड़ ढहा रहा है। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि दुनिया जो है इस मामले में अब्दी नींद सो रही है, उसको नजर नहीं आ रहा किस तरह कि आज साल से ऊपर होने लगा है वहाँ उसे कर्फ्यू जो कश्मीर में लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ हमारे साथ कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देता कि जो कि पाकिस्तान के ऊपर कारी ज़र्ब ना लगा सके, लेकिन अल्लाह के फजल से हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है। और अभी पिछले दिनों जब किसी तरह की बॉडी कोशिश उसने चाइना पर की, लद्दाख के बॉर्डर पर, तो वहां पर ऐसी धूल चटाई है चाइना ने कि ये मुद्दतों तक याद रखेगा। वहां पर इस तरह उसकी पिटाई की है और इस तरह उनको दौड़ाया वहां से ये भगोड़ों को। ये हमेशा ये पाकिस्तान के साथ भी पंगेबाजी करते हैं और जब पंजा आजमाई होती है तो फिर ये इनके दांत खट्टे होते हैं और उनको इबरतनाक हमेशा शिकस्त हुई है। और अब ये अंदर से ही भारत टूटने जा रहा है। आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि भारत के टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। इसके लिए पूरी 22 करोड़ अवाम जो है हर लम्हा हर किस्म की अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार खड़ी है। जब भी कोई ऐसा वक्त आया है, पाक फौज जो दुनिया में नाकाबिले तस्खीर है, जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो तो महफूज हैं हम, लेकिन दुनिया में भी जाकर पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया, अपनी मियाँ अब्दुल वहीद साहब, आप कैसे देखते हैं भारत का मकरूर चेहरा, भारत की मकरूर रजीम और अपने हमसायों के साथ उनका इस किस्म का बर्ताव? जी, बिला शुबा इंडिया ने अपने सारे हमसायों के साथ इस वक्त जो है प्रेशराइज उनको कर रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि जी ये देखें, मैंने अपने पूरे खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है और मैसेज दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो वो देखता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से कब्ज़ा कर ले और पाकिस्तान पे कब्ज़ा करने के बाद वो इस रीजन की हुक्मरानी का ख्वाब जो है उसको पूरा नज़र आता है। लेकिन उसको ये भूल रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है और ये हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए काफ़ी है और हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दे सकता है जिस तरह मेरे पेशे रो आपने भी फरमाया और मियाँ साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तानी अफवाज जो है एक बड़ी प्रोफेशनल अफवाज पाकिस्तान है हमारी, और इसके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आप देखें कि पूरी दुनिया के साथ इसकी जो लाइजोन है
और उसमें जो फिर ये मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलके ये मशक़ें करते हैं और उसमें फिर ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखें कि किस तरह से एक प्रोफेशनल अफवाज जो है वो काम करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी रहा हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान जो है वो बिलाशुबा के उसने अपने अंदर से बहुत सारी तरीकों को उसने बड़ी कुचलने की कोशिश कर रहा है कि उनको बड़ा दबाया हुआ है उसने। क्या ऐसे लोगों की आवाज दब जाएगी असम के अंदर, तमिलनाडु में या बाकी ये नहीं दब सकती, या सिखों में या कश्मीर में? ये आप देखिएगा कि वो सारी तरीके हैं वो इंतजार के है, इसमें है कि किस वक्त ये होगा, और ये हिंदुस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि ये इनके किस तरह से जो इसके ये बम फट जाना है, ये बम फटना ही फटना है, और ये इसको नहीं कर सकते। और ये खालिस्तान वाला भी जो है ये सिखों का इस वक्त बेशक वो जो है वो मामलात को इतने आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर से उनकी एक तारीख तो चल रही है और वो ये रुकने वाली नहीं। और फिर जाहिर बात है जो एक तारीख जन्म ले लेती है उसका एंड होना होता है, तो जाहिर बात है कि उसने एंड होएगा। कश्मीर के अंदर उसकी जितने के ह्यूमन राइट्स की वो वायलेशन कर रहा है और किस तरह से, और नहते कश्मीरियों के साथ जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है, और 1 साल हो गया है उसको और ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मुसलमान हैं, ये अल्लाह पाक ने उनको बड़ी हिम्मत दी हुई है, और पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों का साथ, उनकी बददुआओं से पूरी दुनिया में कोरोना लग गया, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है। बिलाशुबा ये उनकी बददुआएं हैं। वो नहते और बेगुनाह कश्मीरियों के साथ और बेबस कश्मीरियों के साथ, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, और जो वहाँ पे खवातीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो बूढ़ों ने और बच्चों ने जो कुर्बानियाँ वहाँ पे दी है, वो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और उनकी तारीख की, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रंग लाएंगे। और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की हमायत जो है उससे पीछे नहीं हटेगा। हमने आखिरी बात, हमने 3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, हमें 300 भी जंगें लड़नी पड़ी कश्मीर के ऊपर, हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। मियां जावेद अली साहब, FATF के तमाम मुतालबात पे आपकी हुकूमत अमल कर रही है, वर्ल्ड बैंक IMF के तमाम मुतालबात पे आपकी हुकूमत अमल कर रही है, पूरे साउथ एशिया के अंदर डॉलर का रेट आपके यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर आप कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो बात फिर वही आ जाती है, कुदरती आफात जो हैं उनके साथ जिस तरह देराना तौर पर मैं समझता हूँ अब हमारी हुकूमत मुकाबला कर रही है, वो काबिल तहसीन भी है। सर वो तो पूरी दुनिया के मुकाबले मुकाबला कर रहे हैं ना, खाली आप नहीं कर रहे। और उसको आए हुए तो तभी 4-5 माह हुए हैं, आपको आए हुए तकरीबन 2 साल हो चले हैं, तो 1.5 साल आप लोगों ने डॉलर की कीमत बढ़ाई है, उस पर IF साहब दुनिया के जो वसाइल हैं दुनिया के, उनको आप पाकिस्तान के साथ जरा कंपेयर कर ले। साउथ एशिया के ममालिक की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, जो आपसे छोटे मुल्क हैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि उनका डॉलर रेट भी आपसे कम है, आपका डॉलर रेट बहुत ऊपर है। पाकिस्तान $90 बिलियन का मकरूज है, और दुनिया में हमारे जो साबका कायदीन हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब दुनिया में उनका पता नहीं 4था नंबर है अमीर तरीन होने के नाते से, आसिफ जरदारी का शायद 6ठा नंबर है अमीर तरीन होने के नाते से, क्योंकि ये $90 बिलियन उनके खातों में गया है, उनके बैंक अकाउंटों में गया है। हुकूमत आपकी, अब बहाने अवाम नहीं ना सुनते, वो कहते हैं आप पकड़े हैं, पैसे बरामद करें। कानूनी रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आप वो आज तक अभी तक पकड़ में नहीं आए। लेकिन हमारे कप्तान इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने अभी पार्लियामान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया है वो एहतसाब है, वो करप्शन मुको प्रोग्राम है, सर वो उससे हम बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं हटेंगे। कहां से काबू करना है मुझे नहीं लगता, बिल्कुल हम नहीं हटेंगे और उस पर हम कायम रहेंगे। और एक दिन इंशाल्लाह ताला इनसे एक पाई जो है निकलवाई जाएगी। साहब आपको लगता है जिस तरह मियां साहब फरमा रहे हैं कि एक पाई वसूल करेंगे, क्या ये कर पाएंगे? बात ये है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, और ये इनका जो FATF पे अमल करना, IMF पे अमल, ये है कि ये इन्होंने करना था, FATF पे जो इन्होंने अमल करना था
वो उनके ऊपर आज भी वो ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, आज भी उससे वो उसका छुटकारा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो इन्होंने गवर्नमेंट ने किए हैं और वो ये है कि प्रोलॉन्ग हो रहा है ये सिलसिला। सर वो अवाम के मुफाद में फिर तो ठीक है, अगर अवाम के मुफाद में नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए ना। देखिए जी, हमें सोचना चाहिए। देखिए हमारी जो है इस वक्त हमारी सफारतकारी का बेड़ा गर्क हुआ है, हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी है जो कि नहीं दी जा रही। हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही है और इसके ऊपर हमें देखना होगा, उसको ठीक करना होगा। हमें सबसे बड़ी जो हमारी इकॉनमी है उसको ठीक करना होगा और उसके लिए मैंने बड़ी दफ़ा ये अर्ज़ किया है कि जो एक सेक्टर जहाँ से शुरू होगा वो है ज़राअत, उसके बाद है हमारी हेल्थ, उसके बाद है हमारी एजुकेशन, उसके बाद है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ये चंद एक स्टेप्स जो है ना, आपको अगर इकोनॉमी को आप ठीक करना चाहते हैं तो ये इकोनॉमी के ऊपर ही आपका मुल्क चलेगा और उसके ऊपर, और ये ज़राई मुल्क है और ज़राअत के अंदर जब तक कि आप खुद कफील नहीं होंगे, आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर आप ज़राअत को उसमें खुद कफील नहीं होते आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक हो। ये लिख लें इस वकील की बात, और उसके लिए इनको तवज्जो देनी है। ऑन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इनको एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होगा। जब तक कि आप अपनी देख लें कि आपकी प्रोडक्शन क्या है फी एकड़ पैदावार जो है, और आपके इस रीजन में इंडिया की देख लें, चाइना की देख लें, इवन आप अमेरिका की देख लें, इवन आप सऊदीया की देख लें, तो ये इस रीजन में हमारी फी एकड़ पैदावार औसत बहुत कम है। इसको हमें करना होगा और अगर हम चाहते हैं। और उसके बाद अगर हमने तो नारा लगाया था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, अगर हमने कर्जे अदा किए, कर्जे लेके उससे ज्यादा कर्जे लेके कर्जे अदा किए, तो ये नारा हमारा क्या था और हमने उसके कितने अपने ही नारे के आप खिलाफ गए हैं। लेकिन तो ये साहब अगर पैसे नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो करना था ना, हुकूमत भी चलानी थी, कर्जे भी वापस करने थे, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं उनको डालना था, आपने दुनिया से हटना तो नहीं था। हमारा नारा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम खुदकशी कर लेंगे, कर्जे नहीं लेंगे। मियां साहब उस वक्त हालात इतने गंभीर, ये नहीं मालूम था कि इकोनॉमी की है कि इकोनॉमी को फिर ये ना हम नारा लगाते, फिर हम ये बात करते ना, क्योंकि ये इस मुल्क में कर्जों के बगैर ये चल ही नहीं से सकता हमारा था। लेकिन चूंकि आज भी मैं ये कहता हूं कि फिर वही बात सबसे ज्यादा दुनिया में कर्जे अमेरिका पे हैं। अगर आप इसकी मुल्क की इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, इसमें अब चंद एक स्टेप्स इन्होंने लिए हैं। आपने जो है मार्कअप जो है उस पर कमी लेके आए, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। 2-3 आपने ये जो अभी आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है, ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, इसमें कोई शक नहीं है। काम गवर्नमेंट करना चाहती है लेकिन टीम नहीं है। बार बार मैं ये कहूंगा कि इनको अपने ही बंदों को निकालना चाहिए, इनके पास लोग हैं। आपको लगता है कि मियां जावेद अली साहब जैसे पुराने कारकुन उनको लाना चाहिए? बिल्कुल मियां साहब जैसे लोगों को ये ले सकते हैं और इनसे वो काम लिया जा सकता है। बहुत सारी सतहों के अंदर है इनके मामलात, ये इनको देखे ना, हर सतह पे इनको, हर यूनियन काउंसिल की सतह से लेके और मरकज तक के इनको टीम चाहिए, और उसके लिए बेहतर लोगों का ये इंतखाब करे अपने पार्टी के ही लोगों के अंदर से, जो खालिस्तान इनके पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर रिलाय करें, तो ये आप ये गवर्नमेंट चला सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला ऐसे नहीं नजर आते, जैसे अब ब्यूरोक्रेसी है, देखिए ना, सबसे पहले आते ही हमने जो गलत काम किया वो हमने ब्यूरोक्रेसी को हाथ डाला है हमने। अब वो आप उनका कॉन्फिडेंस आपसे शेक हो गया है, अब वो आप पे एतमाद नहीं करते। अब इनको प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को एतमाद में लेना होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ये चाहते हैं कि ये शुरू करें और वो फाइल, एक फाइल से दूसरी टेबल पे, दूसरी से तीसरी टेबल पे, अब उसकी कोई ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे एतमाद साजी के। मैं आपको बात बताऊं, हुकूमत उनके आगे ब्लैकमेल हो जाएगी। बात ये ब्लैकमेल की नहीं, बात ये है कि आपने मुल्क को चलाना है ना, मुल्क चलाना है। आप माफिया के आगे, आप जहां ब्लैकमेल नहीं होना था आप हुए कि नहीं? पेट्रोल के अंदर आपने पेट्रोल किया है, प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। और वो देखें, उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि मतलब उन्होंने थ्रेट किया गवर्नमेंट को कि भी ये देखें हम पेट्रोल नहीं दे रहे और नहीं देंगे, बुरहान पैदा कर देंगे, और वो गवर्नमेंट उसके आगे घुटने टेके हैं। आपने शुगर माफिया के आगे घुटने टेके हैं, आपने आटा माफिया के आगे घुटने टेके हैं।
देखिए बात ये है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट काम करना चाहती है, उसके लिए इत्तेमाद साजी की इनको चाहिए। ऑपोजिशन देखे ना, अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती। ये 2 साल में इन्होंने कोशिश करके देख ली है, एक मुझे बता दे इन्होंने कोई काम कर लिया उसमें। इसलिए इनको फजा कायम करनी होगी, ऑपोजिशन को ये साथ लें, ये इदारों को मजबूत करें, अकाउंटेबिलिटी होती रहेगी। भाई ये कौम बच जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कोरोना से आपको गवर्नमेंट, मतलब इसमें स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत सारी तखीर के साथ बहुत सारे काम किए हैं। अगर वो तखीर के साथ ना करते, वो पहले दिन ले लेते, तो आज सूरत हाल से भी बहुत बेहतर होती है आपकी। हमने इसके ऊपर आप अपोजिशन को साथ में लाएं, उनको साथ एतमाद साजी करें और इदारों को मजबूत करें। आपकी गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट टाइम पूरा कर देगी, आप मुल्क की तरक्की दे लेंगे, आप कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक कर लेंगे, आप इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे। ये तभी मुमकिन होएगा जब आप एतमाद साजी, अब गवर्नमेंट को के इदारों के ऊपर भी अवाम को एतमाद नहीं है और गवर्नमेंट के ऊपर भी एतमाद नहीं है, तो ये कैसे काम चलेगा? तभी चलेगा कि जब आप इन सारों को बिठाएं, एक पेज पे आ जाए, एक पेज पे आए, आप देखें रिजल्ट्स क्या आपके जावेद अली साहब, कोई जो नारा आपने लगाया था वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा बेहतर है कि आप जावेद अली साहब कोई कांसर। एक पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने आप लोगों को उतने पैसे नहीं भेजे जो आपकी उम्मीदें थी। दूसरा, ज़राअत के ऊपर आपकी उतनी तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए। जनाब अली देखिए जी, प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो अव्वलीन प्रायोरिटी है वो कोरोना वायरस है, ताकि जिससे कि जितना भी हो सके इससे हमारी कौम बच जाए। बाकी तो इंशाअल्लाह ताला जैसे नॉर्मल हालात आ जाएंगे तो उसमें फिर सबसे पहले जो है वो हमारा 62% जो है वो हमारा ज़राअत पर हम लाए करते हैं। उस वक्त मुकम्मल हमारा फोकस है। जैसे यहाँ पे टिड्डी दल था, इस पर दिन रात जो है वो कोशिश करके इसको काफी कंट्रोल किया गया है। आगे चलता हूँ। पाकिस्तान अगले महीने 8 मुल्क की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको उजागर किया जाए। ये बहुत बड़ा इकदाम है। दूसरी तरफ फिलिपाइन ने एग्री कर लिया कि वो पाकिस्तान से सीमेंट इंपोर्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तान को ज़बर मुबादला मिला करेगा जब सीमेंट हमारा बाहर जाएगा, जिस तरह शुमाली रियासतों में जा रहा है। इसी तरह अब फिलिपाइन में भी हमारा सीमेंट जाएगा तो हमारी मांग बढ़ेगी और हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट बाहर जाएगी। ये भी एक अच्छा इकदाम है। साउथ चाइना सी के अंदर जो बेड़ा वापस चला गया था अमेरिका का, बैरी बेड़ा, यूएसएस कोल और यूएसएस डोनाल्ड ड्रैगन, वो दोबारा अमेरिका के दोनों बेड़े वापस आ रहे हैं। चाइना ने उसके खिलाफ अपने मिसाइल्स का क्या सिस्टम सेटअप किया हुआ है, वो एक पूरी डिटेल्ड कहानी है कि उसको उसने किस तरह मुकाबला करना है। इंपॉर्टेंट चीज़, आज 13 जुलाई है। आज 13 जुलाई शोहदाए कश्मीर दिन। 1931 को डोगरा राज के खिलाफ, ये वही कश्मीरी आज़ादी पसंद और दलेर कौम है जो उस वक्त की डोगरा राज के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उस वक्त इनके लोगों को शहीद किया गया था। उस 1931 से लेके आज तक 13 जुलाई को शोहदाए कश्मीर डे कहलाया जाता है। अवाम से दरख्वास्त है कि कश्मीर के लिए भी दुआ कीजिए और कोरोना से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ तलब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।